हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक शुरू कर रखी थी। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की यूनिट फोर्थ के हम सिंप्लेक्स मेथड में थे और सिंप्लेक्स मेथड से हम एक स्लैक वेरिएबल के दो एग्जाम्पल देख चुके थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। अगर कोई हमारे इस चैनल पे नया स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की बुक बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की यूनिट फोर्थ में एक टॉपिक दिया हुआ है। कौन सा? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को सॉल्व करने का जो साइंटिफिक मेथड होता है उसको कहा जाता है सिंप्लेक्स मेथड। उसको क्या कहा जाता है? सिंप्लेक्स मेथड। और इस सिंप्लेक्स मेथड के एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम सिंप्लेक्स मेथड का एक थर्ड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये जो दो एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल के अंदर हमने यूज किया था स्लैक वेरिएबल्स का। किसका यूज किया था? स्लैक वेरिएबल्स का। आज जो हमारा एग्जाम्पल थर्ड रहेगा उसके अंदर हम यूज करेंगे सरप्लस वेरिएबल का। किसका यूज करने वाले हैं? सरप्लस वेरिएबल का या आधिक्य पूरक चर का। तो अगर किसी ने हमारी दो एग्जाम्पल्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वो वीडियोस देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये है। solve the following linear programming problem by simplex method। solve the following linear programming problem by simplex method। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या दी हुई है? निम्नतम, जिसको इंग्लिश में मिनिमम बोलते हैं। मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। प्रतिबंध जो दिए हुए हैं जिनको इंग्लिश में कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है, वो प्रतिबंध दिए हुए हैं 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और जो ऋणोत्तर प्रतिबंध दिए हुए हैं जिनको इंग्लिश में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता है, और वो जो ऋणोत्तर प्रतिबंध दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सिंप्लेक्स मेथड से क्या करना है? सोल्व। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सिंप्लेक्स मेथड होता है वो बोलता है कि सबसे पहले दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कन्वर्ट करो किसके अंदर? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो हमें सबसे पहले इसको कौन सी फॉर्म में बदलना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बदलना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम की जगह कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मैक्सिमम में। तो यहां पे आएगा मैक्सिमम ऑफ जेड डैश। क्या आएगा? जेड की जगह जेड डैश, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है माइनस से। तो यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस का x1 और माइनस का x2।
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कन्वर्ट हो चुका है कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कंस्ट्रेंट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने ये देखा था कि इस बार इधर का वेटेज क्या है, ज्यादा, ग्रेटर देन का साइन है ना, तो इधर कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि लास्ट जो एग्जांपल्स थे ना वो उधर लेस देन के थे, और लेस देन के थे तो हमने कुछ ऐड किया था, और जो वेरिएबल्स ऐड किए थे उनको स्लैक वेरिएबल कहा था। क्या कहा था, स्लैक वेरिएबल। इस बार हमें वेरिएबल्स का क्या करना होगा, माइनस, और उन वेरिएबल्स को कहा जाएगा सरप्लस वेरिएबल। क्या कहा जाएगा, सरप्लस वेरिएबल। तो इधर तो कितना होगा, 2x1 प्लस x2, इधर मैं माइनस कर देता हूं x3। क्या माइनस कर दिया, x3, और माइनस करने पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, और हमारी इनइक्वलिटी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें तो कितना माइनस तक कर दिया, x3, और इसमें कितना माइनस करेंगे, x4। तो x1 प्लस 7x2 और माइनस का x4 और इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। तो x3 और x4 कहलाएंगे सरप्लस वेरिएबल। क्या कहलाएंगे, सरप्लस वेरिएबल। और लास्ट जो दो एग्जांपल थे उनमें x जो वेरिएबल्स ऐड होते थे उनको कहा जाता था स्लैक वेरिएबल। क्या कहा जाता था, स्लैक। अब इधर तो कितना कर देंगे, 0x4, इधर कितना कर देंगे, 0x3, इधर कितना कर देंगे, 0x3, इधर कितना कर देंगे, 0x4। और जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बनेंगे ना वो x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमारी दी गई एलपीपी कन्वर्ट हो चुकी है कौन सी फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद दी गई एलपीपी की हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। उस मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो ए मैट्रिक्स होती है, उस ए मैट्रिक्स के अंदर बेसिक मैट्रिक्स बननी चाहिए। अगर उस ए मैट्रिक्स में बेसिक मैट्रिक्स बन रही है तब तो हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, अदरवाइज फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने की क्या करते हैं, कोशिश। तो इसकी एक बार के लिए बनाते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म। इसकी एक बार के लिए बनाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो वो बनेगा मैक्सिमम ऑफ जेड डैश इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर जो सी मैट्रिक्स रहती है उसके अंदर जाती है कोस्ट -1 0 0। जो ए मैट्रिक्स रहती है उसके अंदर जाते हैं कंस्टेंट्स के जो आगे मल्टीप्लिकेटर रहते हैं ना वो जाते हैं। तो 2 1 -1 0 1 7 0 -1। एक्स के अंदर जाते हैं सारे वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स हैं टोटल, 4, x1 x2 x3 x4। इस बी को कहा जाता है डिसीजन मैट्रिक्स या डिसीजन वेरिएबल्स, और डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं, 4 एंड 7। तो बी मैट्रिक्स में कौन से जाएंगे, 4 एंड 7। तो हमने इस स्टैंडर्ड एलपीपी को कन्वर्ट कर दिया कौन सी फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। कौन सी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले एक एलपीपी दी हुई थी, नॉर्मल एलपीपी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म को एक बार ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखो एक बार। क्या इस ए मैट्रिक्स के अंदर कहीं भी इकाई सदिश इकाई अवयव बन रहा है क्या? इस ए मैट्रिक्स के अंदर कहीं भी 1 0 या 0 1 आ रहा है क्या? 1 0 या 0 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यानी कि ए मैट्रिक्स के अंदर हमारी यूनिट मैट्रिक्स या फिर बेसिक मैट्रिक्स नहीं बन रही। और जबकि जो लास्ट दो एग्जांपल हमने किए थे उनमें ए मैट्रिक्स के अंदर इकाई अवयव बनता है, यानी कि 1 0 और क्या आता है, 0 1। लेकिन ए मैट्रिक्स में तो नहीं आ रहा। और ए मैट्रिक्स में जब तक इकाई अवयव नहीं बनेगा या बेसिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी या यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगी, जब तक हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब अभी हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल नहीं बना सकते क्योंकि ए मैट्रिक्स के अंदर अभी हमारी नहीं बनी है क्या, यूनिट मैट्रिक्स। तो फिर क्या किया जाए,
अब यूनिट मैट्रिक्स तो हमें बनानी होगी, जब तक ए मैट्रिक्स के अंदर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगी हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल नहीं बना सकते। तो एक बार इसको हटाते हैं। एक बार इस स्टैंडर्ड एलपीपी को फिर से ध्यान से देखो। मैक्सिमम ऑफ जेड डैश इज इक्वल टू -x1 -x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। जो कंस्टेंट्स दिए हुए हैं वो है 2x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस 0x4। मैं इसमें एक काम करूं कि x5 जोड़ दूं एक बार के लिए। कितना जोड़ दूं? x5 और इक्वल कितना कर दूं? 4। और इसके अंदर मैं एक बार के लिए कितना जोड़ दूं? x6। इसके अंदर हमने जोड़ा है x5, इसके अंदर हमने जोड़ा है कितना? x6 और बराबर में कितना कर देते हैं? 7। तो इधर x6 नहीं है तो इसकी कॉस्ट कितनी ले लो? 0। और इधर x5 नहीं है तो इसकी कॉस्ट कितनी ले लो? 0। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कितने लेंगे? x1, x2, x3, x4, x5, x6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे x5 और x6 आनी चाहिए। तो पहली बात तो इन x5 और इस x6 को कहा जाता है, इन दोनों को पहली बात तो कहा जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल या फिर कृत्रिम चर। आर्टिफिशियल वेरिएबल या कृत्रिम चर वे वेरिएबल्स होते हैं जो हमें ए मैट्रिक्स के अंदर बेसिक मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। लेकिन यहां पे ये जो x3 और x4 थे ना, ये x3 और x4 आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं थे। ये x3 और ये x4 तो हमारे थे सरप्लस वेरिएबल। कौन से वेरिएबल थे? सरप्लस वेरिएबल। तो सरप्लस वेरिएबल अलग होते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल अलग होते हैं। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल तो हमें दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जबकि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें ए मैट्रिक्स के अंदर यूनिट मैट्रिक्स बनाने में क्या करते हैं? मदद। तो एक बार फिर से देख लो, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स का हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो असमीकरण या जो इनइक्वालिटीज दी हुई थी वो समीकरण या किस में बदल जाएं? इक्वेशन में बदल जाएं। जबकि आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे ए मैट्रिक्स के अंदर क्या बन जाए? यूनिट मैट्रिक्स या फिर बेसिक मैट्रिक्स बन जाए। अब इधर एक समझने की बात और होती है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमेशा 0 नहीं ली जाती, इनकी कॉस्ट ली जाती है -m। इनकी कॉस्ट कितनी ली जाती है? -m, माइनस कैपिटल M। इनकी कॉस्ट ली जाती है -m, माइनस कैपिटल M। हमेशा ध्यान रखना, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या ली जाती है? -m। और इस मेथड को कहा जाता है बिग M चार्नेस मेथड। बिग M चार्नेस मेथड, इस मेथड को कहा जाता है बिग M चार्नेस मेथड, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल M का प्रयोग कर रहे हैं ना हम, इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है बिग M चार्नेस मेथड। बिग M चार्नेस मेथड। अब चाहे इसकी ए मैट्रिक्स बना के देख लो, इसकी ए मैट्रिक्स बना के देख लो। जैसे इसकी ए मैट्रिक्स क्या बनने वाली है? यहीं से एलिमेंट जाएंगे तो 2 1 -1 0 1 0 1 7 0 -1 0 1। तो यहां पे ध्यान से देखो, 1 0 आ गया और क्या आ गया? 0 1 1 0 0 1। इसका मतलब अब हमारी एलपीपी कन्वर्ट हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए ए मैट्रिक्स के अंदर यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए और हमारी क्या बन रही है? यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हम बनाएंगे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। क्या बनाने वाले हैं हम? फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते कैसे हैं? देखो,
फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाते हैं, थोड़ा बारीक लिखते हैं ना। सी बी, बी, एक्स बी, बी, बी के ऊपर सी जे, x1, x2, x3, x4, x5 और x6, जितने टोटल वेरिएबल होते हैं उतने लेने होते हैं। सी बी, बी, एक्स बी, बी के ऊपर सी जे, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। यहां पे पर आ जाएगा जेड जे माइनस सी जे, यहां पे पर आ जाएगा जेड जे माइनस सी जे, क्या पर आ जाएगा जेड जे माइनस सी जे। सबसे पहले हम कोस्ट बढ़ते हैं, यहां पे भरी जाती है कोस्ट, तो सी मैट्रिक्स भरी जाती है और सी मैट्रिक्स के अंदर क्या जाएगा -1 जीरो जीरो माइनस एम, तो -1 जीरो जीरो माइनस एम और माइनस एम, ये तो हमने क्या भर दी सी मैट्रिक्स। इसके बाद यहां पे भरनी है ए मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बननी होती है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स भर दो 2 1 -1 0 1 0, यहां पे भर दो 1 7 0 -1 0 1। इसके बाद यहां पे भरे जाते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, और डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं 4 एंड 7। डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं 4 एंड 7। यहां पे वो वेरिएबल्स भरे जाते हैं जो क्या बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स कितनी होती है 2 की, 2 इंटू 2 की कितनी होती है 1 0 0 1। तो 1 0 तो कौन से में आ रहा है x5 में, और 0 1 किस में आ रहा है x6 में। तो यहां पे कितना आएगा x5, यहां पे कितना आएगा x6। इसके रेस्पेक्ट में यहां पे अल्फा 5, यहां पे कितना आएगा अल्फा 6। इसकी कॉस्ट कितनी है x5 की कॉस्ट देखो -m, तो यहां पे कितना आएगा -m। अल्फा 6 की कॉस्ट कितनी है -m, तो यहां पे भी कितना आएगा -m। इस प्रकार से हमें क्या भरनी है, पूरी क्या भरनी है फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। अब हमें इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना होता है जेड जे माइनस सी जे। अब आगे का तरीका ठीक वही है जो हमने पिछले 2 एग्जांपल्स में या लास्ट एग्जांपल्स में देखा है। बस इस एग्जांपल के अंदर एक चीज नई ये थी कि एक तो सरप्लस वेरिएबल आखिर होता क्या है और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सरप्लस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो इनइक्वालिटीज को किसमें कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस में, और आर्टिफिशियल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका यूज करते हुए हम ए मैट्रिक्स के अंदर बेसिक मैट्रिक्स या क्या जनरेट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या करते हैं जनरेट। अब आगे की सिंप्लेक्स टेबल वही सेम वही तरीका जो हमने लास्ट 2 एग्जांपल में किया है। अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं जेड जे माइनस सीजे। जेड जे माइनस सीजे का वही तरीका, इस -m को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा माइनस का 2m। इस -m को मल्टीप्लाई करो 1 से तो कितना आएगा माइनस का m। दोनों को क्या करना था ऐड, दोनों को ऐड कर दिया और इसमें से माइनस कर दो कोस्ट, और तो कोस्ट कितनी है -1 तो कितना आ जाएगा +1। तो ये ओवरऑल रिजल्ट कितना देगा हमें माइनस का 3m और प्लस का 1। तो ये रिजल्ट हमें कितना देगा माइनस का 3m, यहां पे थोड़ी कम जगह में यहां पे लिख देता हूं माइनस का 3m प्लस का 1। तो ये रिजल्ट तो हमें कितना देगा माइनस का 3m प्लस का 1। ये रिजल्ट कितना दे रहा है माइनस का 3m प्लस का 1। अब इधर क्या आएगा देखते हैं, तो -m को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से तो कितना आएगा -m,
-m को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, तो कितना आएगा माइनस का 7m, और कोस्ट क्या कर देंगे, माइनस कोस्ट माइनस करोगे तो कितना आएगा प्लस का m, तो ये कितना आएगा ओवरऑल 8m प्लस 1, माइनस का 8m प्लस 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 8m प्लस 1, माइनस का 8m प्लस 1, यहां पे देखते हैं कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा m, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, कोस्ट भी 0, तो कितना आएगा सिर्फ m, सिर्फ कितना आने वाला है m। आगे चलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा m, पोस्ट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा m, यहां पे भी कितना आ जाएगा m। आगे देखते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे m, इसको जोड़ेंगे 0, तो m बच गया, और m में से देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हुए, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 से, तो कितना आएगा माइनस का m, इसमें जोड़ोगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 जोड़ोगे, और कोस्ट क्या करोगे माइनस की m, तो m और m मिलके कितना बना देंगे 0, और यहां पे भी कितना आएगा, ये माइनस का m बनेगा, और वो तो यहां पे भी कितना आएगा 0। इस प्रकार से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ZJ माइनस CJ, हमने क्या कैलकुलेट किया है, ZJ माइनस CJ। अब अगर हमारे ZJ माइनस CJ सारे पॉजिटिव आ जाते, अगर हमारे ZJ माइनस CJ सारे क्या तो 0 आ जाते, या फिर क्या आ जाते पॉजिटिव, तब तो हमें सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने की क्या नहीं थी, नीड नहीं थी। लेकिन इसके अंदर ये वाला और ये वाला क्या रहा है, नेगेटिव, तो हमें सेकंड सिंप्लेक्स क्या करनी होगी, बनानी। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए पहले हमें इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का क्या करना होगा, चयन। इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर का चयन करने के लिए पहले हम यह देखते हैं कि इन ZJ माइनस CJ में से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, इनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, मोस्ट नेगेटिव, ये क्या है मोस्ट नेगेटिव, यानी कि अधिक ऋणात्मक, ये क्या है अधिक ऋणात्मक, और ये अधिक ऋणात्मक है तो ये बनेगा इनकमिंग वेरिएबल, क्या बनेगा इनकमिंग वेरिएबल, ये क्या बनने वाला है इनकमिंग वेरिएबल, और इनकमिंग वेरिएबल बन गया तो हमें क्या बनाना होगा, आउटगोइंग वेरिएबल भी क्या करना होगा, ढूंढना होगा, और उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है मिनिमम रेशियो। तो वहां पे मिनिमम रेशियो निकालने के लिए जगह कम है, तो हम यहां पे मिनिमम रेशियो निकाल लेते हैं एक बार के लिए। मिनिमम रेशियो देखो, मिनिमम रेशियो कितना निकल के आता है हमारा, मिनिमम रेशियो निकलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिसीजन वेरिएबल्स यहां पे कितना है 4, तो 4 में डिवाइड करेंगे किसका 1 का, तो 4 में 1 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, और 7 में 7 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, 7 में 7 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, तो 4 में 1 का डिवाइड करोगे तो 4, और 7 में 7 का डिवाइड करोगे तो 1, तो हमारा मिनिमम रेशियो बनेगा ये हमारा मिनिमम रेशियो बनेगा, तो ये हमारा बनेगा आउटगोइंग वेरिएबल, ये हमारा क्या बनेगा आउटगोइंग वेरिएबल। तो इसका मतलब इनकमिंग वेरिएबल तो हमारा कौन सा है x2, इनकमिंग वेरिएबल तो कौन सा बन गया x2, और आउटगोइंग वेरिएबल ये बन रहा है, यहां पे आएगा ना, तो आउटगोइंग वेरिएबल ये बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है x6। तो इनकमिंग वेरिएबल तो हमारा बन गया कौन सा x2, और आउटगोइंग वेरिएबल हमारा कौन सा बन गया x6। अभी एक बार की एलिमेंट का चयन और कर लो, तो यहां से ऊपर जाओगे तो 7, और यहां से इधर आओगे तो 7, तो ये 7 हमारा बनेगा की एलिमेंट, 7 हमारा क्या बनेगा की एलिमेंट। इस प्रकार से हमने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल की क्या कर ली जनरेशन। अब करेंगे सेकंड सिंप्लेक्स टेबल को जनरेट। वहां पे थोड़ा छोटा बन गया, यहां पे हम थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, और ध्यान रखें सेकंड सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के नीचे ही बनाने की क्या करें कोशिश करें। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के अंदर वही काम, CB B XB B B के ऊपर CJ, और वही 6 वेरिएबल X1 X2 X3 X4 X5 और X6।
ये टेबल आप रटने की कोशिश ना करें, आप 2-3 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो ये टेबल आपको खुद से बनानी आ जाएगी। कहाँ पे सीबी लिखना है, कहाँ तक लाइनें बनानी है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में आपको स्केल की मदद से बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे हाथ से बनाएं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में इनमें डिजाइन लगाने के लग रहे हो, इतना समय आपके पास वहां नहीं रहेगा। अब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल को क्या करना है, फिल। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल फिल करते समय सबसे पहले हमें कोस्ट एज इट इज रखनी है, क्योंकि कोई सी भी सिंप्लेक्स टेबल हो उसकी कोस्ट कभी चेंज नहीं होती, और कोस्ट हमारी है ये। तो कोस्ट मैट्रिक्स फिल करो पहले, -1 -1 0 0 -m और -m। इतना करने के बाद इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर का काम पूरा करो। तो इनकमिंग कौन सा बन रहा है, x2, और आउटगोइंग कौन सा बन रहा है, x6। तो x6 को तो हटाओ और यहां पे लेके आओ x2, और x5 की जगह पहले से इसके रेस्पेक्ट में लिखो α5, इसके रेस्पेक्ट में लिखो α2। इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट देखो, x5 की कॉस्ट वही कितनी, -m, और इसकी कॉस्ट लिखो कितनी, x2 की कॉस्ट कितनी है, -1। इसकी कॉस्ट कितनी है, -1। वहां कोने का आपको साफ दिखाई दे रहा है ना पूरा, इसकी कॉस्ट कितनी है, -1। ये कॉस्ट पूरी क्या कर दी हमने, फिल। इतना करने के बाद ये वो x वेरिएबल्स हैं जो क्या बनाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अगर यहां पे हमारी यूनिट मैट्रिक्स बनेगी इसको फिल करने पे, तब तो हमने सेकंड सिंप्लेक्स टेबल सही बनाई है, और नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से चेंज करेंगे। उसके बाद इस की एलिमेंट का पूरी रो के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड। पूरी रो के अंदर क्या करना है, डिवाइड। तो 7 में 7 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1। 1 में 7 का डिवाइड करोगे तो आपको यहां पे 1/7 लिखना है। इसको पॉइंटों में मत कर देना, इसको कितना लिखोगे, 1/7 ही। 0 में 7 का डिवाइड दोगे 0, -1 में 7 का डिवाइड दोगे -1/7, 0 में फिर से डिवाइड दोगे 0, और 1 में डिवाइड दोगे कितना, 1/7। तो हमें यहां पे 1/7 -1/7 ही लिखना है। इनको p/q फॉर्म में ही लिखा जाता है, इनमें ऐसे नहीं कि आप डिवाइड करने के पॉइंटों में लिखने लगे, है ना। अब ये बोलता है कि यहां पे 0 आ गया, यहां पे कितना आ गया, 0। अब यहां पे 0 आ गया ना, तो ऊपर कितना आना चाहिए फिर। 7 में 7 का डिवाइड दिया तो कितना आएगा, 7 में 7 का दिया 1, 1 में 7 का दिया 1। एक बार को, एक बार थोड़ा सा गलत हो गया। 7 में 7 का दिया 1, 1 में 7 का दिया 1, 7 में 7 का देंगे तो कितना आएगा, 1। 7 में 7 का देंगे तो कितना आएगा, 1। 0 में 7 का देंगे कितना आएगा, 0। माइनस में देंगे तो कितना आएगा, 1/7, और 0 में 7 का देंगे 0, और 1 में 7 का देंगे 1/7। अब ठीक है, अब की एलिमेंट के स्थान पे कितना आ चुका है, 1। कितना आ चुका है, 1। और x2 क्या बनाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। x2 अगर यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा तो ऊपर कितना आना चाहिए, 0। यहां पे कितना आना चाहिए, 0। अब यहां पे हमें लाना कितना है, 0, और यहां पे है कितना, 1। मैं चाहता हूं कि यहां पे 0 आए और वहां पे पहले से कितना है, 1 है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर वाले में से माइनस कर दूं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर वाले में से क्या कर दूं, माइनस। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और ऊपर वाले में से माइनस करोगे तो 0। अब ये सेम काम सभी के अंदर लगाना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1 से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1। माइनस करोगे कितने में से, 4 में से। 4 में से 1 जाएगा 3, यहां पे कितना आएगा, 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 1/7। माइनस कितने में से करोगे, 2 में से। तो 2 में से माइनस करोगे 1/7 तो कितना आएगा, 13/7। तो यहां पे कितना आएगा, 13/7। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और माइनस कितने में से करोगे, -1 में से। तो -1 का कितना आएगा, -1। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1 से, तो कितना आएगा, -1/7 ही आएगा। और इसके ऊपर है कितना, इसके ऊपर है कितना, तीसरा डब्बा देख लो, -1। और -1 में से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, -1 में से क्या करोगे, माइनस, और माइनस करने पे कितना आएगा, -7 + 1/7, तो कितना आएगा, -6/7। कितना आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, -1 ही है ना।
तीसरे में जीरो में से माइनस करेंगे, जीरो इसके ऊपर कितना है, जीरो। फिर से देखो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -1/7। अब इसके ऊपर है, देखो है कौन सा, तीसरे के ऊपर जीरो है, तो जीरो में से माइनस करोगे, इसको जीरो में से क्या करोगे, माइनस। माइनस करने पे कितना आएगा, प्लस। माइनस करने पे प्लस आएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1/7। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो, और 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/7, और माइनस कितने में से करोगे, जीरो में से, तो कितना आएगा, -1/7। अब अगर x5 और x2 मेरे बेसिक मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, तब तो मैंने ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल सही बनाई है, नहीं तो हमारी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल क्या है, गलत। तो x5 के अंदर तो आना चाहिए 1 0, x5 के अंदर आना चाहिए 1 0, बिल्कुल आ रहा है। x2 के अंदर आना चाहिए 0 1, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब अभी तक हमने सेकंड सिंप्लेक्स टेबल क्या बनाई है, सही। अब चलते हैं आगे। अब हमें वही ZJ माइनस CJ क्या करना है, कैलकुलेट। ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करने का वही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, और कोस्ट को क्या करो, माइनस। तो -m को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 13/7 से, तो -13/7m। -1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/7 से, तो कितना आएगा, -1/7। इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और कोस्ट को क्या करना था, माइनस। तो माइनस पहले से, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। कितना आ जाएगा, प्लस का 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो -13/7m, और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7। 7 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा, माइनस, तो प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, 6/7। प्लस का कितना बचेगा, 6/7। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -13m अपॉन प्लस 6/7। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहां पे थोड़ी जगह कम है, तो मैं लिख देता हूं -13m, थोड़ी जगह कम है, नीचे करके लिखना होगा, थोड़ा नीचे लिखना होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं ना। तो यहां पे लिख देते हैं -13m प्लस 6/7। यहां तक का काम हो गया। अब अगले में करते हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, और कोस्ट क्या करोगे, माइनस करोगे, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0। यहां पे कितना आ जाएगा, 0। इसको m से मल्टीप्लाई करोगे -m से, तो कितना आ जाएगा, +m। इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, m में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, m। इस पे आते हैं अगले पे। -m को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, तो कितना आएगा, -m/7। -1 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, -1/7 से, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/, दोनों को क्या कर दिया, ऐड, और कोस्ट को क्या करना है, माइनस। तो कोस्ट कितनी है, 0, तो इसको ऐसे लिख दो, और ये आ जाएगा -m + 1/7। तो यहां पे कितना आएगा, -m + 1/7। यहां तक ठीक है। अब इसको -m को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1 से, तो कितना आएगा, -m। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को जोड़ोगे, कितना आएगा, -m, और कोस्ट क्या करोगे, माइनस, और प्लस कितना होके 0 जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट फिल करते हैं। देखो नेक्स्ट कैसे फिल करेंगे, इस -m को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा m/7। इस -1 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, इससे, तो माइनस का 1/7। ये तो दोनों को ऐड कर दिया। अब कोस्ट करनी है माइनस, और तो कोस्ट कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस करके कितना हो जाएगा, प्लस का m। m/7 एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये तो हमारा बना देगा कितना, 7m + 8m/7 -1/7। ये तो ऐड होंगे, 7m + 8m/7 -1/7। तो ये कितना आएगा, 8m - 1/7। तो यहां पे कितना आएगा, 8m - 1/7। और इस प्रकार से हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, ZJ - CJ। हमने क्या कैलकुलेट किया है, ZJ - CJ। अब अगर ये ZJ - CJ हमारे सारे >= 0 आ जाते, तब तो हमें थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये और ये हमारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। अब पता कैसे चले कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, तो m की जगह 1 2 3 आप कुछ भी पुट करके देख लें, और हमें उससे पता लग जाएगा कि हमारा मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। तो अगर मैं m की जगह 1 पुट करता हूं, तो ये कितना बनाएगा, तो -13 +
6 तो कितना बनेगा 7, -7/7 कितना होगा, -7/7 कितना होगा -1। और अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो कितना आएगा 0/7 कितना आएगा 0। तो ये तो बनाएगा -1 और ये बनाएगा कितना 0। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा हुआ, ये हमारा क्या हो गया मोस्ट नेगेटिव। और ये मोस्ट नेगेटिव हो गया तो ये हमारा बनेगा इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल। और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा बनेगा x1, इनकमिंग वेरिएबल कौन सा बनने वाला है x1। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने का वही तरीका इस डिसीजन वेरिएबल के अंदर डिवाइड करना होगा, किसका 13/7 का। तो 13/7 का डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा 7, तो 21/13 कितना आएगा 21/13। और इसके अंदर अगर आप डिवाइड करते हो तो 7 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 1 कितना जाएगा 7। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि इनमें से मिनिमम रेशियो कौन सा, ये तो 7 है और ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा मिनिमम रेशियो। और ये हमारा अगर मिनिमम रेशियो बनेगा तो ये हमारा बनेगा आउटगोइंग वेक्टर या आउटगोइंग वेरिएबल। क्या बनेगा आउटगोइंग वेरिएबल। और आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा बनेगा x5 और इनकमिंग कौन सा बनेगा x1। अब हमें बनानी होगी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। और थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाने का वही तरीका, अगर थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में जेड जे माइनस सी जे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं तब तो हमें फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनानी, नहीं तो हमें क्या बनानी पड़ेगी फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल। तो चेक करते हैं। ये सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर हैं, परंतु आप इनको सावधानी के साथ करते हैं तो यहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से और आपके प्रैक्टिकल की दृष्टि से, दोनों से दृष्टि से महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। अब हमें बनानी होगी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल के लिए तो हमारे पास थोड़ी जगह कम पड़ेगी। वहां कोने तक दिखाई दे रहा है ना आपको सभी को, तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हम थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। सीजे और कितने वेरिएबल्स हैं 6। मिनिमम रेशियो के लिए वहां जगह कम पड़ेगी तो मिनिमम रेशियो नीचे बना लेंगे। मिनिमम रेशियो के लिए वहां जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मिनिमम रेशियो हम नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। मिनिमम रेशियो आप नीचे भी लिख सकते हो और हो सकता है मिनिमम रेशियो की यहां पे जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मिनिमम रेशियो की जरूरत तब पड़ती है जब हम फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। हो सकता है यहां पे जेड जे माइनस सीजे सारे क्या आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी सिंप्लेक्स टेबल बनाएं, उसकी कॉस्ट फिल करें, क्योंकि कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। तो कॉस्ट कितनी आएगी -1 0 0 -m और -m, ये हमने भर दी कॉस्ट। उसके बाद वो वेरिएबल्स भरे जो यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो वो बोल रहे हैं कि इनकमिंग तो किसको करो x5 x1 को, और आउटगोइंग किसको करो x5 को। तो x5 को तो भगाओ और इसकी जगह लेके आओ x1 और x2 ऐसा कैसा। इसके रेस्पेक्ट में यहां पे α1, इसके रेस्पेक्ट में यहां पे α2। इसकी कॉस्ट कितनी -1, इसकी कॉस्ट कितनी -1। इसके बाद हमने यहां पे की एलिमेंट का क्या नहीं किया, चयन नहीं किया। तो की एलिमेंट कौन सा बनेगा बताना। यहां से ऊपर जाओ और यहां से इस तरफ आओ, दोनों के क्रॉस पे कौन सा है 13/7। ये हमारा क्या बनेगा की एलिमेंट, ये हमारा क्या बनेगा की एलिमेंट। और की एलिमेंट को इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है बॉक्स में बंद। अब हम इस की एलिमेंट का पूरी रो में क्या देंगे डिवाइड, पूरी रो में क्या देने वाले हैं डिवाइड। तो 3 में 13/7 का डिवाइड दोगे तो 7 जाएगा ऊपर, तो 21/13 कितना आएगा 21/13। 13/7 में डिवाइड दोगे 13/7 का तो कितना आएगा 1।
कितना आएगा 1। जीरो में किसी का भी डिवाइड दो कितना आता है 0। -1 में दोगे तो 7 चला जाएगा ऊपर, -7/13। 1/7 में दोगे तो 7 जाएगा ऊपर, 7 से 7 कट होगा तो कितना बचेगा 1/13। कितना बचेगा, ये -7 है ना, ये -7 है, तो कितना बचेगा 1/13। 1 में दोगे तो 7 जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा 7/13। इसमें डिवाइड दोगे तो 7 से 7 कटेगा तो कितना बचेगा -1/13। -1/13। अब ध्यान से देखो, यहां पे की एलिमेंट के स्थान पे आ चुका है कितना 1। अब x1 हमें पता है कि बेसिक मैट्रिक्स बनाएगा, और बेसिक मैट्रिक्स तभी बनेगी जब यहां पे कितना आएगा 0। यहां पे कितना आना चाहिए 0। अब मुझे यहां पे लाना है 0, यहां पे 0 लाना है, और यहां पे है कितना 1/7 लाना 0 है, और है कितना 1/7। तो सिंपल सी बात है, इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं कितने से 1/7 से, इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं कितने से 1/7 से, और जो पहले दिया हुआ है उसमें से क्या कर दूं माइनस। तो 1/7 में से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 0। तो यहां पे कितना आ गया 0। अब ये सेम प्रोसेस सब में लगानी है। तो इस 21/13 को मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 1/7 से, और इसको फिर माइनस करना होगा कितने में से 1 में से, क्योंकि पहले यहां पे है कितना 1, तो 1 में से माइनस कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करतेगा तो कितना आएगा 3/13, और 13 में से ये 13 और 3 तो कितना आएगा ये 10/13। कितना बचेगा ये 10/13। तो यहां पे कितना आ जाएगा 10। अगला देखते हैं, इस 0 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 1/7 से। 0 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 1/7 से, और यहां पे पहले से है कितना 1, इसमें से माइनस करोगे तो 1 में से माइनस करो तो कितना आएगा 1 ही आएगा। इस -7/13 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 1/7 से, और इसको फिर कितने में से माइनस करना होगा 0 में से। इसको कितने में से माइनस करना होगा 0 में से, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 7 से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1/13। कितना बचेगा 1/13। आगे चलते हैं, इस 1/13 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 1/7 से, और इसको फिर माइनस करना होगा x4 में पहले कितना है माइनस का 1/7, कितने से माइनस करना होगा -1/7 से। 1/13 पहले से दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 1/7 से, और माइनस कितने में से करना होगा -1/7 में से क्या करना होगा माइनस। तो कर लेते हैं इसको सोल्व। -1/7 माइनस ये कितना बनेगा 13/7 91, 93 और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 91। तो 91 आएगा तो कितना आएगा इधर 7 कम 7 -7 1 7 2 13। ये कितना आएगा -1, ये -1 तो कितना बनेगा -14/91। यहाँ पे कितना आ जाएगा -14/91। यहाँ पे कितना आ जाएगा -14/91। आगे देखते हैं, इस 7/13 को मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 1/7 से, और माइनस कितने में से करना होगा x5 के नीचे पहले देखो कितना है 0, तो पहले 0 से माइनस करना होगा, तो 7 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/13। कितना बचेगा माइनस का 1/13। आगे चलते हैं, इस -1/13 को मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 1/7 से, और फिर टोटल माइनस करना होगा कितने में से 1/7 में से। कितने में से माइनस करना होगा 1/7 में से, तो 1/7 का तो 1/7 प्लस ये कितना बनेगा 91। यहाँ पे कितना आएगा फिर से 91, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 14/91। ये कितना आएगा 14/91। इस प्रकार से हमने ये क्या बना ली थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। और अगर थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में मेरी यूनिट मैट्रिक्स बन रही है तब तो हमने सही बनाई है, अदरवाइज हमने क्या बनाई है गलत। तो x1 में आना चाहिए 1 0, तो 1 0 बिल्कुल आ रहा है। x2 में आना चाहिए 0 1 बिल्कुल आ रहा है। तो हमने इसका मतलब थर्ड सिंप्लेक्स टेबल क्या बनाई है सही बनाई है। अब हमें कैलकुलेट करना होगा ZJ माइनस CJ। क्या कैलकुलेट करना होगा, यहां पे ZJ माइनस CJ लिखा जाता है। अब हमें कैलकुलेट करना होगा ZJ माइनस CJ। क्या कैलकुलेट करना होगा ZJ माइनस CJ। और अगर ये ZJ माइनस CJ मेरा कितना आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। नहीं हमें क्या बनानी पड़ेगी फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1, ये 0।
इसकी कॉस्ट कितनी है, -m नहीं है इसकी कॉस्ट, अल्फा 2 की कॉस्ट है -1, अल्फा 2 की कॉस्ट है कितनी, -1 है, सॉरी यहां पे -1 करो, क्योंकि अल्फा 2 की कॉस्ट, x2 की कॉस्ट कितनी है, -1 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -1 में ये माइनस करोगे तो +1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 0। इस -1 को 0 से 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0। आगे चलते हैं, इनको देख लेते हैं। तो -1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 7/13, कितना आ जाएगा 7/13। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -1/13, और कॉस्ट क्या करोगे माइनस, तो कॉस्ट तो कितनी है 0, तो ये कितना आएगा 6/13, तो ये कितना आएगा 6/13। यहां पे देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -1/13, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14/91, कितना आएगा 14 एलसीएम आएगा कितना 91, 7 माइनस का 7 प्लस का कितना आएगा 14, तो ये कितना आएगा प्लस का 7/91, तो यहाँ पे प्लस का 7/91, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 7/91। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7/13, और माइनस का 7/13 आ जाएगा, माइनस का 7/13 आ जाएगा, और इसके इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा। यहां पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है, हाँ यहां पे आपको एक और बात ध्यान में रखते हुए चलनी है। इतना करने के बाद आपको जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं उनका जेड माइनस सीजे क्या नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। इतना करने के बाद जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कौन कौन से थे, x5 और x6, उनका क्या नहीं करना है, जेड माइनस सीजे क्या नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। और जेड माइनस सीजे उनका कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे हमारे क्या आ चुके हैं x1 और क्या आ चुके हैं x2, तो x5 और x6 पहले क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके। तो x5 और x6 एलिमिनेट हो चुके और यहां पे कितने आ चुके हैं x1 और x6 x2, तो हमें इनका क्या नहीं करना है, जेड माइनस सीजे क्या नहीं करना है, कैलकुलेट। और हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे ऑल जेड माइनस सीजे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, और ऑल जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब फोर्थ सिंपलेक्स टेबल हमारी क्या नहीं होगी, जनरेट नहीं होगी। परंतु अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। एक बार फिर से देख लो कि हम यहां पे कैलकुलेट क्यों नहीं करते। पहले यहां पे हमारे x5 आ रहा था, x5 एक क्या था, आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसलिए हमें ये क्या करने पड़े, कैलकुलेट करने पड़े जेड माइनस सीजे। अब यहां पे देखो x1 और क्या आ चुके, x2, x1 और क्या आ चुके x2, तो हमें इनका जेड माइनस सीजे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। और या फिर हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा कि इनको हम पहले ही एलिमिनेट कर देते, x5 और x6 को पहले ही इनके रो बनाने की हमें क्या नहीं थी, जरूरत नहीं थी, इनके कॉलम्स बनाने की हमें क्या नहीं थी, नीड नहीं थी। लेकिन कोई नहीं, अभी भी ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। आप इनको x1 और x2 यहां पे आ चुके ना, तो आपको इनका जेड माइनस सीजे क्या नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। अब एक बार क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था ये, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये हमारा क्या दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्या दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक बार फिर से देख लें, अगर आपके यहां पे x1 और x2 आ जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिए हुए रहते हैं, तो आपको इन आर्टिफिशियल का जेड माइनस सीजे कैलकुलेट करने की कोई भी नीड नहीं है। तो अब x1 का वैल्यू तो कितनी आएगी, 21/13, और x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10/13। तो पुट कर देते हैं यहां पे, तो 21/13 प्लस 10/13, एलसीएम लेंगे 13 और यहां पे कितना आ जाएगा 31। तो मिनिमम ऑफ जो z बनेगा ना वो बनेगा 31/13। और इस प्रकार से ये आपका क्या है, फाइनल आंसर।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन और देखेंगे, जो मेरी तरफ से लास्ट एग्जांपल रहेगा। इसके अंदर हम स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का मिक्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स और रहे होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उसके अंदर दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसके अलावा भी आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारा क्या बना रहे, मोटिवेशन बना रहे, और अपने छोटे भाई बहनों तक भी हमारी वीडियोस को क्या करें, पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।